इस समय तमाम मुद्दों के बीच राजद्रोह कानून चर्चा का विषय बना हुआ है। आए दिन अलग अलग राज्य सरकारें राजद्रोह कानून का बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं। उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश या फिर गुजरात या महाराष्ट्र या फिर देश के सभी राज्य अपने हिसाब से इस कानून का उपयोग करते आए हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, नवनीत राणा, उमर खालिद, शर्जील इमाम, हार्दिक पटेल, ये सभी राजद्रोह कानून का सामना कर रहे हैं। बताते चलें कि राजद्रोह कानून इस समय क्यों ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। दरअसल हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह राजद्रोह कानून की समीक्षा के लिए तैयार हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र के इस रुख के बाद कहा है कि जब तक सरकार राजद्रोह कानून के भविष्य पर फैसला नहीं करती तब तक इसे रद्द किया जाएगा और इसके आरोपी भी जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। राजद्रोह कानून देश और देश की जनता के लिए कितना उचित है या अनुचित, राजद्रोह कानून के औचित्य पर सवाल उठ क्यों रहे हैं, इन्हीं पर आज विश्लेषण करेंगे। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 12 साल में राजद्रोह के मामले में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। खासकर मोदी सरकार के राज्य में यह मामले तेजी से बढ़े। इसके साथ ही जब एनसीआरबी ने इससे जुड़ा डेटा प्रकाशित करना शुरू किया, तब से इन आंकड़ों के बीच में और ज़्यादा फर्क देखने को मिला। सवाल है कि पिछले 12 साल में कितनी बार हुआ राजद्रोह कानून का इस्तेमाल। तो जवाब मिलता है, राजद्रोह कानून पर 2010 से 2021 तक का डेटा रखने वाली वेबसाइट आर्टिकल 14 के मुताबिक इस पूरे दौर में देश में राजद्रोह के 867 केस दर्ज हुए हैं। वेबसाइट ने जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस स्टेशन, एनसीआरबी रिपोर्ट और अन्य माध्यमों के जरिए बताया है कि इन केसों में 13,306 लोगों को आरोपी बनाया गया। हालांकि जितने भी लोगों पर केस दर्ज हुआ था डेटाबेस में, उनमें सिर्फ 3,000 लोगों की ही पहचान हो पाई है। दूसरा सवाल आता है कि 11 साल में ये हाल, तो मोदी सरकार में क्या हुआ। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से 2021 तक 595 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए। यानी 2010 से दर्ज हुए कुल मामलों में से 69% एनडीए सरकार में ही दर्ज हुए। अगर इन मामलों का कुल औसत निकाला जाए तो जहां 2010 के बाद से यूपीए सरकार में हर साल औसतन 68 केस दर्ज होते थे, वहीं एनडीए सरकार में हर साल औसतन 74.4 मामले दर्ज हुए। तीसरा सवाल सामने आता है कि एनसीआरबी से कितना अलग है ये डेटा। तो आपको बता दें कि पहली बार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने राजद्रोह से जुड़े केसों का डेटा 2014 से ही जुटाना शुरू किया था। हालांकि एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो 2014 से 2020 के बीच राजद्रोह के 399 मामले ही दर्ज हुए हैं। आर्टिकल 14 ने इस दौरान ही राजद्रोह के 557 मामले दिखाए हैं। चौथा सवाल है कि आखिर क्यों आया ये फर्क। तो आपको बता दें कि आर्टिकल 14 ने अपने रिकॉर्ड्स में यह साफ किया है कि एनसीआरबी का डेटा राजद्रोह के सभी मामलों को पूरी तरह से कवर नहीं करता। इसकी वजह यह है कि ऐसे मामले जिनमें कई और धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है, एनसीआरबी ऐसे मामलों में सिर्फ उन धाराओं को गिनता है जिनका परिणाम ज़्यादा होता है। पांचवा सवाल है कि इन केसों में कोर्ट में फैसलों का क्या हुआ, कितनों को दोषी पाया गया। राजद्रोह के इन 867 केसों में महज 13 लोगों को ही दोषी पाया गया। यानी इनमें जो 13,000 आरोपी बनाए गए, उनमें से सिर्फ 0.1% ही राजद्रोह का दोषी पाए गए। हालांकि इन मामलों में फंसे लोगों को किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक आरोपी को जमानत मिलने तक औसतन 50 दिन जेल में बिताने पड़े। वहीं अगर जमानत के लिए किसी को हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा तो उसे राहत मिलने में औसतन 200 दिन लगे। छठवां सवाल जन्म ले रहा है कि किन राज्यों में राजद्रोह के सबसे ज़्यादा केस
तो आंकड़े दर्शाते हैं कि 2010 से लेकर 2021 तक के डेटा को देखा जाए तो सामने आता है कि राजद्रोह का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जिन 5 राज्यों में किया गया उनमें 2 में भाजपा के मुख्यमंत्री तो 2 में एनडीए की सहयोगी पार्टियों के सीएम रहे, वहीं 1 में विपक्षी पार्टी के सीएम थे। जहां बिहार में 2010 के बाद कुल 171 ऐसे केस दर्ज हुए तो वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा। इसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक रहे। आरोपियों के लिहाज से बात करें तो राजद्रोह के मामलों में सबसे ज़्यादा 4,641 आरोपी झारखंड में बनाए गए, वहीं तमिलनाडु में 3,601, बिहार में 1,608, उत्तर प्रदेश में 1,383 और हरियाणा में 509 राजद्रोह के आरोपी बनाए गए। 7वां सवाल है कि किन-किन पर लग चुका है राजद्रोह। जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों पर राजद्रोह के सबसे ज़्यादा केस लगाए गए उनमें सामाजिक कार्यकर्ता और समूह सबसे ज़्यादा निशाने पर रहे। इन पर 99 केस दर्ज हुए और कुल 492 आरोपी बनाए गए। वहीं एकाडमिक और छात्र वर्ग के खिलाफ राजद्रोह की धारा में 69 केस दर्ज हुए और 144 आरोपी बनाए गए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर 66 केस दर्ज हुए और 117 आरोपी बनाए गए। दूसरी तरफ आम कर्मचारियों और व्यापारियों के खिलाफ 30 मामले दर्ज हुए, जबकि 55 आरोपी बनाए गए। पत्रकारों के खिलाफ 21 केस बनाए गए और 40 आरोपियों पर कार्यवाही की गई। बहरहाल राजद्रोह कानून पर चर्चा तेज है। अब देखना ये होगा कि राजद्रोह का सामना कर रहे नवनीत राणा, उमर खालिद, शर्जील इमाम, हार्दिक पटेल जैसे अनेक लोगों का अब क्या होगा। क्या जो जेल में बंद हैं वो खुली हवा में सांस ले पाएंगे या सलाखों के पीछे रह जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई और केंद्र सरकार की ओर से पुनर्विचार भविष्य की दशा और दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।